आज हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक बेहद खास दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस खास दिन को जन्म दिया 1948 के संघर्ष ने। हर साल 15 अप्रैल को राज्य हिमाचल प्रदेश दिवस मनाता है, लेकिन यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए किन किन लोगों ने योगदान दिया और किस तरह से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, तो आइए इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हिमाचल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 15 अप्रैल को राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। ये दिन राज्य के निर्माण के लिए लड़ने वाले लोगों की कड़ी मेहनत और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि है। हिमाचल प्रदेश दिवस राज्य के लोगों के लिए अपनी पहचान, अपनी अनूठी परंपराओं और रीति रिवाजों को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। ये दिन परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल आयोजनों और प्रदर्शनियों के साथ मनाया जाता है, जो राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को उजागर करते हैं। ये लोगों के लिए एक साथ आने और अपने प्रिय राज्य की प्रगति और विकास के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने का भी समय है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज़ादी से पहले की किस तरह की परिस्थितियां थी, और उसके बाद हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना की गई थी, और उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में जो आगे बातें थी वो सामने आई थी। और उसके बाद जनवरी 1947 को शिमला हिल स्टेट्स यूनियन की स्थापना की गई, और उसमें भी बहुत सारी अलग अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। और उसके बाद भारत देश आज़ाद हुआ, और किस तरह की जो परिस्थितियां थी वो सामने आई, क्योंकि पंजाब भी चाहता था कि हिमाचल प्रदेश की कुछ रियासतों को, पहाड़ी रियासतों को अपने साथ मिला ले, और भी अलग अलग तरह की परिस्थितियां जो थी वो सामने आई थी। और उसके बाद सोलन सम्मेलन या सोलन दरबार का आयोजन किया गया, जो कि दुर्गा सिंह बगाड़िया की अध्यक्षता में किया गया, और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है सोलन सम्मेलन का। और इसके बाद ही सुकेत सत्याग्रह जो है वो शुरू किया गया था, क्योंकि सुकेत सत्याग्रह के लिए बहुत सारे जो राजा थे वो अपनी रियासतों को एक साथ नहीं करना चाहते थे, और सुकेत सत्याग्रह 1948 को शुरू किया गया, और ये भी एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। और इसके बाद ही वल्लभ भाई पटेल जी के साथ कॉन्फ्रेंस की गई और हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो किया गया था। तो वन बाय वन हम इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज़ादी के पहले की। 1945 को प्रजामंडलों का बनना शुरू हो गया था, और उस टाइम भाषाओं के आधार पे, धर्मों के आधार पे मतभेद हुआ करता था। और ठाकुर हजारा सिंह के द्वारा 1945 के अंत में ये सोचा गया कि आज़ादी के बाद बहुत सारी रियासतों को इकट्ठा करके एक बड़ा प्रांत जो है वो बनाया जाए। बट इस बात के बारे में 1946 को सोचा गया। 8 से 10 मार्च के बीच में बहुत सारे प्रजामंडल इकट्ठा हुए, और पहाड़ी रियासतों के राजा भी इकट्ठा हुए, और उन्होंने एक काउंसिल का निर्माण किया, जो कि HHSRC के नाम से जानी जाती है, हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता स्वामी पूर्णानंद के द्वारा की गई। सचिव और महासचिव पंडित पद्मदेव बनाए गए, जिनको हम महाकवि के रूप में भी जानते हैं, और संयुक्त सचिव जो थे वो शिवानंद रमोल बनाए गए। और इसके बाद इस काउंसिल के लिए चुनाव किए गए, और यशवंत सिंह परमार को वहाँ पे इसका जो अध्यक्ष है, जो लीडर है, वो बनाया गया। और इसके बाद और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें होने लगी, क्योंकि इस काउंसिल में बहुत सारे राजा इकट्ठे हुए थे। उस टाइम कुछ ऐसे राजा थे जो इस काउंसिल के विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी रियासतों को बड़े प्रांत के साथ जोड़े। बट जनवरी 1947 को शिमला हिल स्टेट्स यूनियन की स्थापना की गई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो राजा दुर्गा सिंह बगाड़ को वहाँ पे बनाया गया। और उस टाइम ऐसा हुआ था 1948 में कि बहुत सारे जो राजा थे पहले ही जो यूनियन क्रिएट की गई थी उसके विरोध में थे, और 10 जून 1947 को सदस्यों में मतभेद हो गया, प्रजामंडलों में, राजाओं में, क्योंकि कुछ राजा वहाँ पे अपनी रियासतों को नहीं मिलाना चाहते थे। तो इसी बात पे जो पुरानी जो काउंसिल थी उसके जो वहाँ पे अध्यक्ष चुने गए थे, महामंत्री जो थे पंडित पद्मदेव जी, उन्होंने, और बायस परमार जो कि लीडर थे, उन्होंने उस काउंसिल को छोड़ दिया और नई काउंसिल का यहाँ पे गठन किया 10 जून 1947 को, जिसका नाम रखा गया
SSRC, जो कि हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल के नाम से सामने आई। और उस टाइम दो तरह की जो काउंसिल थी वो वहाँ पे बन गई थी और दोनों में अलग अलग तरह का मतभेद चला हुआ था। और उस टाइम सभी राजाओं को इकट्ठा करना और मंत्रिमंडल जो थे उनको इकट्ठा करना, और जिस भी तरह का माहौल बना हुआ था जातियों के आधार पे, धर्मों के आधारों पे और ऊंच नीच जो चली हुई थी, उन सभी को देखते हुए सभी को एक साथ करना, सभी की राय को एक साथ साझा करना, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम और अलग अलग तरह की जो परिस्थितियां हैं वो चली हुई थी। बट उसके बाद ऐसा हुआ कि आज़ादी भारत को मिल गई और आज़ादी के बाद का जो दौर था वो कुछ और तरह का हो गया, क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे सोचा कि अब बड़ा जो प्रांत है उसको बनाया जाए। और उसी बात को देखते हुए दुर्गा सिंह बघाटिया ने और जोगिंदर सेन ने, जो कि मंडी के राजा थे, उन्होंने उस टाइम महात्मा गांधी जी के साथ एक कॉन्फ्रेंस की और एक सोलन मेलन या सोलन दरबार के बारे में वहाँ पे बात की, जो कि हिमाचल प्रदेश की मांगों के बारे में ही होने वाला था एक बड़े प्रांत के रूप में। और उसके बाद ही सोलन सम्मेलन जो था, जो दरबार था, 26 से लेकर 28 जनवरी 1948 को वहाँ पे लगाया गया और जो कि दुर्गा सिंह बघाटिया की अध्यक्षता में किया गया। और वहाँ जो अध्यक्ष बनाए गए थे, शिवनंद जो रमोल थे, उनको बनाया गया और एक अस्थाई सरकार या अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन था जिसके बारे में समाचार पत्र में भी जो उल्लेख था वो किया गया था। द ट्रिब्यून समाचार पत्र था उस टाइम का, उसमें उल्लेख किया गया था। और पहली बार जो सोलन सम्मेलन किया गया था तो उसमें रैली निकाली थी और तिरंगा झंडा वहाँ पे लहराया गया था। और उस टाइम कम से कम 27 रियासतों के जो राजा थे और प्रजामंडल जो थे वहाँ पे एकत्रित हुए थे। और उस टाइम यशवंत सिंह परमार ने आवाज़ उठाई थी कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण तभी संभव है जब शक्ति प्रदेश की जनता तथा राज्य के हाथ सौंप दी जाए। और इस बात से बहुत सारे जो भी प्रजामंडल थे, राजा थे, वो इस बात से सहमत भी थे और इस बात से असहमत भी थे। और इसके अलावा उस टाइम ही हिमाचल प्रदेश के नाम का गठन किया गया था, जो कि दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा किया गया था, जो कि संस्कृत के बहुत ही विद्वान स्कॉलर माने जाते थे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे जो राजा थे इस बात से एंटी हो गए थे और वो अपनी रियासतों को इकट्ठा नहीं करना चाहते थे। और उसी बात को देखते हुए एक सत्याग्रह जो है वो शुरू किया गया, क्योंकि सुकेत के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, वो नहीं चाहते थे कि अपनी रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ा जाए और जो भी पावर है वो सरकार के हाथों में या प्रजा के हाथों में दे दी जाए। और इसके अलावा और भी राजा वहाँ पे इस बात के विरोध में थे और हालात जो थे वो बहुत ही अलग तरह के चले हुए थे। क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ, उससे पहले एक किस्सा हो गया। वो किस्सा इस तरह का था, क्योंकि आज़ादी मिली थी अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या भी थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। और सोलन सम्मेलन हुआ ही था और उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। और 1947 में भारत की आज़ादी काफ़ी बड़ी थी। तकरीबन 34.5 करोड़ ये आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे।
इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भी भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुंगी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रतिक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तत्वों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। और इसके अलावा जब आज़ादी मिली थी तो पंजाब भी चाहता था कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिल एरिया जो हैं उनको अपने साथ मिला लिया जाए और महापंजाब बनाया जाए। और उत्तर प्रदेश भी चाहता था उस टाइम कि हिमाचल प्रदेश की कुछ रियासतों को, सिरमौर की रियासतें थी और भी रियासतें थी, उनको मिला के उत्तर प्रदेश में मिला लिया जाए। और पटियाला के राजा भी चाहते थे। तो इस तरह से बहुत सारी अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम थी या परिस्थितियां थी वो चली हुई थी। और सोलन सम्मेलन वहाँ पे किया गया था। और सोलन सम्मेलन से भी बहुत सारे राजा और प्रजामंडल इसके खिलाफ चले हुए थे। और इसी को देखते हुए सुकेत सत्याग्रह जो था वो शुरू किया गया था पंडित पद्मदेव जी की अध्यक्षता में। और उस टाइम ऐसा हुआ था कि 16 फरवरी 1948 को सुकेत के राजा को एक पत्र लिखा गया और उसमें कहा कि आपको अपनी जो भी रियासतें हैं वो भारतीय संघ में मिलानी पड़ेंगी। और उसी बात को देखते हुए उन्होंने 16 को पत्र लिखा फरवरी को, और वहाँ तक उन तक पहुँचा, बट उन्होंने किसी भी तरह का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिया। और जो अध्यक्ष थे पंडित पद्मदेव जी, उन्होंने 18 फरवरी 1948 को वहाँ पे अपनी 2 टुकड़ियाँ भेज दी थी एक तरह का आक्रमण करने के लिए। और उस टाइम इस तरह की परिस्थितियाँ थी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए, और कुछ राजा और प्रजामंडल वहाँ पे इस बात के विरोध में थे। और उन्हीं के बीच यहाँ पे मतभेद जो था वो चला हुआ था। और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि 18 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच ये एक तरह का आक्रामक जो दिन था वो चला हुआ था। बहुत सारे जो लोग थे इसमें इन्वॉल्व हुए थे और उसको अपने हक में करने के लिए जो भी सुकेत सत्याग्रह जो चला हुआ था उसको जीतने के लिए बहुत सारी जी जान लगी थी 7 दिन की। और इसका उल्लेख जो था द ट्रिब्यून न्यूज़ जो पेपर था, जो भी समाचार पत्र था, उसमें किया गया था 7 days दैट सूक दी बर्ड। ये नाम वहाँ पे दिया गया था क्योंकि इसके लिए बहुत सारा जो डैमेज था उस टाइम हुआ था। और डैमेज होने के साथ साथ वहाँ पे रियासतों को तो इकट्ठा कर लिया, बट उसके बाद और जो प्रॉब्लम थी वो सामने आ गई क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ कि अलग अलग तरह की काउंसिल भी बनी हुई थी और एक तरह का सुकेत सत्याग्रह भी चला हुआ था लक्ष्मण सेन के खिलाफ, और उनकी रियासतों को भी वहाँ पे इकट्ठा कर लिया था। और रियासतों को इकट्ठा करने के बाद सभी राजा, प्रजामंडल और जो भी हिमाचल के देशवासी थे वो इकट्ठा हुए और दिल्ली में केंद्र सरकार से मिलने के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी और वहाँ पे अपनी जो भी मांगे हैं उनको रखेंगे। उस टाइम ये डिसाइड हो गया था कि हिमाचल प्रदेश नाम रखा जाएगा और हिमाचल प्रदेश का आगे किस तरह से विकास किया जाएगा, किस तरह से इसको सांस्कृतिक, पारंपरिक या जो भी कल्चरल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसके बारे में मांगे रखी गई थी। और ये मांगे वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसके जो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सचिव जो थे, जो उनके अध्यक्ष थे वो सीसी देसाई थे और उनसे ये बात करनी थी। बट बात वहाँ पे इस तरह की हुई कि उन राजाओं की बातों को नहीं सुना गया, ना ही किसी तरह की मांगों को सुना गया। और सीसी देसाई ने वहाँ पे ये बात रखी कि आप अपनी सभी रियासतों को भारतीय संघ के साथ जोड़ दें।
और इसी बात से खपा होके सभी राजा वहाँ से आगे। ये बात थी 2 मार्च 1948 की, दिल्ली में ये जो भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी वो आयोजित की गई थी। और इसके बाद भागमल सोडा जी और जोगिंदर सेन जो कि मंडी के राजा थे, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में ये सोचा कि हम सीधा गृह मंत्री से मिलेंगे। और उस टाइम ऐसा हुआ कि और प्रजामंडलों और राजाओं को इकट्ठा किया और वो गृह मंत्री से मिलने के लिए, जो कि 8 मार्च 1948 को उनसे मिलने के लिए गए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उस टाइम गृह मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने अपनी सभी मांगों को उनके सामने रखा। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने शिष्टमंडल के एक अध्यक्ष थे जिनका नाम बीपी मेनन था, उनसे सलाह ली, उनसे बातचीत की और हिमाचल प्रदेश के लिए जो भी मांगे थी उन्होंने उन मांगों को मान लिया। और उन्होंने वहाँ पे एक अपनी मांग रखी, जो कि एक तरह की शर्त रखी कि हिमाचल प्रदेश का गठन तो कर दिया जाएगा, बट इसके ऊपर जो भी रूल रेगुलेशन रहेंगे वो प्रजा के ऊपर और सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको एक फ्यूचर के रूप में वहाँ पे देखा था। और उसी बात को देखते हुए वहाँ पे जो भी राजा गए थे, प्रजामंडल था, और जो भी मंत्रीगण थे या जो भी कांग्रेस के लीडर थे, उन सभी ने इस बात को मान लिया कि ठीक है। और उन्होंने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर वहाँ पे कर दिए। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद वहाँ पे जो वायस परमार जी थे और पंडित पद्म देव जी थे, वो इस बात के विरोध में थे कि हिमाचल प्रदेश नाम नहीं रखा जाएगा, हिमाचल प्रांत इसका नाम जो है वो रखा जाएगा। बट इस बात को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नकार दिया और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ही इसका सही नाम रहेगा। और इसके बाद ही अंततः 15 अप्रैल 1948 को पूर्णबद्ध तरीके से हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया और हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत में चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में वहाँ पे बनाया गया। और इसमें जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, क्योंकि वहाँ पे हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नरी के अंडर दे दिया, और उस टाइम हिमाचल प्रदेश में जो अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि मुख्य आयुक्त के अध्यक्ष थे, वो NC मेहता थे और सचिव KL मेहता थे। और उस टाइम बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के पास 4 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जो कि चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। और चंबा के बारे में बात करें तो सबसे पहले यही डिस्ट्रिक्ट बना था और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम वो महासू था। और पूरे ही एरिया के बारे में बात करें तो 27,018 वहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर जो हिमाचल प्रदेश का एरिया था उस टाइम बना था। और 4 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे बनाए गए थे। कम से कम 26 जो रियासतें थी वो पहाड़ी क्षेत्रों की थी और 4 रियासतें पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों की थी। टोटल 30 रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो किया गया था। और उस टाइम बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की कुल जो जनसंख्या थी वो 9,35,000 थी, 9,35,000 थी। और उसी बात को देखते हुए जो 4 डिस्ट्रिक्ट थे वो वहाँ पे बनाए गए थे। और इसमें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह का योगदान दिया था। अगर मैं बात करूँ तो ठाकुर हजारा सिंह ने वहाँ पे एक प्रांत के बारे में आवाज़ उठाई थी, मांग की थी, सबसे पहले उन्होंने ही मांग की थी। और डॉक्टर दिबाकर दत्त शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश नाम रखा था। और वायस परमार जी ने बहुत योगदान दिया था। और कुछ राजा थे जो कि मंडी के राजा थे और इसके अलावा और भी शिमला हिल स्टेट के राजा थे, उन्होंने भी इस बात को समझा और वो भी सामने आए और उन्होंने भी अलग अलग तरह की काउंसिल जो थी उनमें अपना योगदान दिया और हिमाचल प्रदेश का गठन करने के लिए सामने आए। और इसके अलावा जब आज़ादी मिली थी तो पंजाब भी चाहता था कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिल एरिया जो हैं उनको अपने साथ मिला लिया जाए और महापंजाब बनाया जाए। और उत्तर प्रदेश भी चाहता था उस टाइम कि हिमाचल प्रदेश की कुछ रियासतों को, सिरमौर की रियासतें थी और भी रियासतें थी, उनको मिला के उत्तर प्रदेश में मिला लिया जाए। और पटियाला के राजा भी चाहते थे। बट इन सभी बातों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश ने सही निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश में उस टाइम जिन भी लोगों ने योगदान दिया और उसी बिहाफ पे हिमाचल प्रदेश की परंपराओं, हिमाचल प्रदेश के कल्चर और हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज के आधार पे एक अलग तरह का हिमाचल को मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था। तो दोस्तों ये थी वीडियो। तभी हम हिमाचल दिवस 15 अप्रैल 1948 के बिहाफ पे मनाते हैं। तो आप सभी को हिमाचल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।